नमस्कार। शिक्षा ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज इस वीडियो क्लास में हम 9वीं कक्षा के आलोक भाग 1 के एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे। जो विद्यार्थी हिंदी इलेक्टिव लिया सुना है तो उन सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो को पहले से आखिर तक गौर से देखो और समझने की कोशिश करो और इसका लाभ तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आज पाठ पद्यखंड से होगा। पद्यखंड के एक कविता है जो दोहा दशक और इसका कवि है बिहारी लाल। इस कविता के कवि बिहारी लाल है, तो बिहारी लाल जी के बारे में हमें कुछ जानकारी लेना चाहिए। तो हम पहले बिहारी लाल जी के बारे में जानकारी लेंगे। तो कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसमें एक बात ज़रूर गौर करो कि कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हमें देखने में जाए तो बहुत सारा काल या समय है, जैसे वीर कथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो उनमें से रीतिकाल एक समय है। उस अंतर्गत जितनी भी कवि थे उनमें से बिहारी लाल सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखो। हिंदी के समस्त कवियों में भी आप अग्रिम पंक्ति के अधिकारी हैं। हिंदी में जितनी भी कवि है उनमें से बिहारी लाल सबसे अग्रिम आगे रहने वाला एक कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्रमुख रूप से प्रेम श्रृंगार, गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों का रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। इस बात को भी याद रखने की कोशिश करो कि बिहारी लाल मुख्य रूप से प्रेम श्रृंगार जैसे कविता लिखते थे और गौण रूप से अर्थात प्राथमिक रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों का रचना करके वो लोगों के बीच बहुत ही जनप्रियता प्राप्त करते थे। क्या है उनकी यह लोकप्रियता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और उनकी जो कविता है उस कविता जो लोकप्रिय पहले भी थे, आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। तो इसके बाद हम बिहारी लाल जी के बारे में और कुछ जानेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 ईंग में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। तो उनका जन्म 1595 ईंग में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इस बात को भी याद रखो। उनका पिता के नाम था केशव राय और उन्होंने अपने गुरु महंत नरहरि दास के वहाँ संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ का अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। तो उनको गुरु का नाम अगर सवाल पूछ लिया जाए तो उनका गुरु का नाम था महंत नरहरि दास और उनके यहाँ वो संस्कृत और प्राकृत काव्य ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिला था। तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी अधिकार प्राप्त करके हुए अपनी एक फारसी रचना के साथ कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहाँ से मिले थे। तो उसी समय जो फारसी भाषा था तो वो दरबारी भाषा के रूप में माने जाते थे। तो उन भाषा को भी वो ज्ञात प्राप्त कर ली और उन फारसी भाषा में रचना करने लगे। तो उसी समय जो मुग़ल सम्राट थे शाहजहाँ, वो बहुत कलाप्रिय थे। इन सब में वो दिलचस्पी रखते थे। तो जब उन्होंने बिहारी लाल जी की फारसी में जो रचना उनको देखा तो वो शाहजहाँ के निकट आने का मौका मिला। तो बिहारी की काव्य प्रतिभा से सम्राट बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके कृपापात्र बन गए। तो बिहारी लाल की जो काव्य प्रतिभा को देखकर सम्राट अर्थात शाहजहाँ सम्राट बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपापात्र बन गए। अब तो कवि बिहारी
का संपर्क मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ अन्य राजाओं से भी हुआ। तो इसी तरह जब शाहजहाँ से उनका निकट शाहजहाँ से जब उनको मिले तो उसी तरह वो मुगल साम्राज्य के जितने भी राजा थे, अधीनस्थ जितने भी राज्यों के राजा थे, उन राजाओं से भी उनकी मुलाकात होने लगी। तो इसी तरह वो कोई राज्यों से उनको वित्ती भी मिलने लगी। 1645 ईंग के आसपास वे वित्ती लेने जयपुर पहुँचे थे। वहाँ के महाराज जयसिंह और सोहानी रानी के आग्रह पर कवि बिहारी जयपुर में ही रुक गए थे तथा प्रत्येक दोहे के लिए एक असरफी के शर्त पर काव्य रचना करने लगे। तो इस सन को तुम लोग ज़रूर याद रखो कि बिहारीलाल कब वित्ती लेने के लिए जयपुर पहुँचे थे। तो इसका सन है 1645 अर्थात 1645 ईंग को। और वहाँ जयपुर में किन से मुलाकात हुई? महाराज जयसिंह और सोहानी रानी से उनको मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद वो जयपुर में ही रुक गए थे। उन लोगों ने आग्रह किया तो वो जयपुर में ही रुकना पड़ा और वहाँ रुककर वो दोहा अर्थात कविता लिखने लगे। और प्रत्येक दोहे के लिए उनको एक असरफी उन महाराज जयसिंह और सोहानी रानी उनको फैन के रूप में दिया और उसी शर्त पर वो काव्य रचना करने लगे। 1662 अर्थात 1662 ईंग तक उनकी सच्चाई पूरी हुई। उनके द्वारा एक काव्य रचना है जिनका नाम है सच्चाई, और 1662 ईंग को पूरी हुई थी। और 1663 ईंग में कोइबर बिहारी का देहावसान हुआ था। एक साल बाद ही उनका देहावसान हुआ अर्थात 1663 ईंग को कोइबर बिहारी लाल जी का देहावसान हुआ। तो इसी तरह हम बिहारी लाल जी के जन्म और मृत्यु के बारे में और वो कैसे कविता लिखते थे और किस तरह उनको शाहजहाँ से मुलाकात हुई और कब वो जयपुर आए थे, वहाँ आकर क्या किया, तो इसी तरह हमको बिहारी लाल जी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद वो उनका जो आधार ग्रंथ है उस ग्रंथ से ही वो विख्यात हुए थे जिसका नाम है सच्चाई, और वो प्रसिद्ध हुए बिहारी सच्चाई के नाम से। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। सच्चाई शब्दों का ही उसमें एक अर्थ छिपी हुई है। सच्चाई अर्थात सतो मीन्स 7, सौ मीन्स 100 का मतलब है सतो का मतलब है 7 और 100 का मतलब है 100 अर्थात 700 दोहा उसमें लिपिबद्ध है। तो इसलिए कहा जाता है सच्चाई, और ये बिहारी सच्चाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति के त्रिभुनी भी कहते हैं। तो इसे भी याद रखो जे बिहारी सच्चाई के दोहों में त्रिभुनी भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार है, भक्ति है और नीति है। एक चीज़ गौर करने की बात है कि वो मुख्य रूप से श्रृंगार प्रेम की रचना करते थे और गौण रूप से भक्ति और नीति के दोहे लिखते थे। तो इन सारी तीनों गुणों से समाहित यह ग्रंथ है जो सच्चाई नाम से जाना जाता है, और यह प्रसिद्ध हुआ बिहारी सच्चाई नाम से। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर गियर्सन ने कहा है कि यूरोप में इसके समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। तो इसका प्रसार भारत में नहीं विदेशों में भी इसका प्रसार हुआ, और इसलिए यूरोपीय एक विद्वान ने डॉक्टर गियर्सन ने कहा है कि यूरोप महादेशों में जितने भी लेखक लेखिका है, ये सच्चाई अर्थात बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सच्चाई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गागर
में सागर भरने की समान कई बार बिहारी ने दूहे जैसे छोटे छोटे चंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कह दी है। तो यह एक लुकोक्ति है गागर में सागर भरने के समान, अर्थात कम शब्दों में ही ऊंचे विचार वाले शब्द लिखना। ये कविवर बिहारी के एक बहुत ही प्रमुख गुण है। तो छोटे छोटे दोहों में लंबी चौड़ी बातें वो संक्षेप में ही कह देते थे। सरस, सुमधुर और पौरो ब्रजभाषा में रचित ये दोहे काव्य रसिकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि उनके दोहे में सरस से परिपूर्ण है, सुमधुर भी है और पौरो ब्रजभाषा जो वो भाषा व्यवहार करते थे वो पौरो ब्रजभाषा है। तो इन सभी गुणों से समाहित होकर उनके काव्य रसिकों जो काव्य उनके पढ़ते थे उनको गहरा प्रभाव छोड़ देते थे। इसीलिए लुकोक्ति प्रचलित है। इसलिए एक लुकोक्ति अर्थात लोगों के बीच में एक उक्ति प्रचलित है। वो इस तरह है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में चोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई में जो दोहे हैं उनके नावक की तीर वो कैसे है, नावक के तीर जैसे है जो तीक्ष्ण होता है। वो छोटा है दिखने में लेकिन वो तीक्ष्ण होता है। देखन में छोटे लगे, वो देखने में छोटा लगता है लेकिन वो अगर किसी के मतलब उसका जो घाव होता है वो बड़ा गंभीर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस तरह हम बिहारीलाल जी के बारे में संक्षेप में कुछ हमें जानकारी हासिल की। तो आशा करता हूँ इस बिहारीलाल के जो जीवनी है अपने किताबों में उसको भी तुम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो तो ये सारी जानकारी तुमको ज्ञात हो जाएगी। और ये परीक्षा में इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसे परीक्षा में जो भी सवाल पूछेंगे तो आसानी से उसका जवाब दे सकोगे। तो इसके बाद हम कविता को आरंभ करेंगे। कविता का नाम है दुहा दशक। दुहा का मतलब है दो पंक्तियों में लिखा हुआ कविता, दुहा। इसको इसलिए दुहा कहा जाता है। दशक का मतलब है इसमें 1 से 10 तक दुहा इसमें लिखा हुआ है। और एक बात गौर करने की बात है कि इसमें जो पहले 5 दुहे हैं वो भक्ति परक है, भक्ति दिखाई देंगे। अगर हम कविता को गौर से पढ़ेंगे तो उसके भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ भक्ति परक दुहे मिलेंगे। और नीचे जो 6 से 10 तक है वो उस दुहे में हमको नीति परक दुहे मिलेंगे, अर्थात इसमें कुछ हमें उपदेश दिया है। तो आज के पाठ में इस कविता को मैं पढ़ के सुनाऊंगा और तुम लोगों को ये कविता घर में मतलब तुम लोग भी इसमें पढ़ने की कोशिश करो ताकि शब्दों को, कविता को समझने में आसानी होगी। तो मैं शुरू करता हूँ कविता को। दुहा दशक। शीश मुकुट कटिकासनी कर मुरली और माल, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। को करो संग्रह को लाख हजार, मो संपत्ति यदुपति सदा विपत्ति विदारणहार। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो बुढ़े श्याम रंग तो जलो होई। जपमाला सापे तिलक सरे न एको कामो, मन कासे नासे वृथा सासे रासे रामो। कीजे शीत सुई तरे जिही पतितनो के साथ, मेरे गुण अगुण गणो न गोपीनाथ। शतक न सारतु घटतु हो, सज्जन नेहो गंभीरो, फिको परे न बरो घटे रंगो सिरो। न ए विषये लखीनाए दुर्जन दोष शोभाए,
आटे पर प्राणन हरे काटे लो लकी पाए। कनक कनक तेई सौगुनी मादकता अधिकाय। वही खाए बोराय जोगो यही पाए बोराय। मीत न नीत गलित है जो धरी जय धन जोरी। खाए खरसे जो जोरे तो जोरिए कुरुरी। उसे बरे न है सके लघु सतरो है गैन। दिरध हूँ ही नो नेक हो फारी निहारे नैन। तो इसी तरह हम इसमें 10 दोहे देखने को मिलेंगे। जो पहले पास है वो भक्तिपरक है और आखिरी जो पास है वो नीतिपरक है। तो आज के वीडियो में हमें बिहारीलाल जी के बारे में जानकारी मिली और इस कविता को हमने पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियोंगण इसको गौर से सुना और इसे याद रखने की कोशिश की और अपने जो पुस्तकें है वो भी निकल के तुम लोग पढ़ने की कोशिश करो। और इसके बाद जो इस पाठ के वीडियो आएंगे उसमें इस कविता के जो भाव है उसको दोहराने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।